नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका व्याकरण की कक्षा में। आपकी पुस्तक मेरी हिंदी व्याकरण कक्षा 7 बाय वाणी पब्लिकेशंस के साथ शुरू करते हैं बच्चों। पाठ संख्या 1, भाषा, लिपि और व्याकरण। तो सबसे पहले देखते हैं भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा से ही बच्चों हम एक दूसरे की बातें समझ पाते हैं, हम लिख के बता पाते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान कर पाते हैं। ईश्वर की बनाई इस सृष्टि में मनुष्य सर्वाधिक क्रियाशील और विवेकशील प्राणी है। सबसे ज्यादा विवेक, सबसे ज्यादा बुद्धि भगवान ने मनुष्य में ही दी है। आदिकाल से वह अपनी बुद्धि और कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए कुछ ना कुछ करता चला आ रहा है और भविष्य में इस प्रकार कुछ ना कुछ सृजनात्मक सतत करता ही रहेगा। यह निश्चित और उसके स्वभाव के अनुरूप भी है कि मनुष्य कुछ ना कुछ नई खोज, कुछ ना कुछ नया करता ही रहता है। यह सब बिना भावों और विचारों के आदान प्रदान से संभव नहीं है। जब तक हम अपनी बात, अपने भाव, अपने विचार दूसरे तक नहीं पहुंचाएंगे तो कुछ भी नया करना संभव नहीं है। विचारों के आदान प्रदान की आवश्यकता मनुष्य को आदिकाल से ही रही है, परंतु तब आदि मानव संभवतः यह विचार विनिमय अस्पष्ट ध्वनियों और संकेतों के माध्यम से करता था, क्योंकि पहले वह नहीं जानता था कि भाषा क्या चीज है। तो संकेतों के माध्यम से और कुछ ध्वनियों के माध्यम से वो अपने विचार दूसरों को बताता था। सभ्यता के विकास के साथ साथ भाषा का विकास हुआ, या यूं कहें कि मनुष्य के सामाजिक परिवेश ने भाषा को जन्म दिया तो गलत ना होगा। इसी माध्यम से मनुष्य ने अपने भाव, विचार, सुख दुख आपस में बांटे। अतः कहा जा सकता है कि भाषा सामाजिक व्यवहार का माध्यम है जिसका संबंध हमारे जीवन के सभी पक्षों से है। अब हम देखेंगे भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप होते हैं। सबसे पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा, भाषा का वह भेद जिसमें हम भाषा अपने मुख से बोलते हैं, ऐसा भेद मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे बच्चा समाचार सुन रहा है, नेताजी भाषण दे रहे हैं। तो बच्चों, भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति अपने विचार बोलकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उन्हें समझता है, वह मौखिक भाषा कहलाती है। अब हम देखेंगे लिखित भाषा। कपिल छात्रावास में रहता है, यानी कि हॉस्टल में रहता है। उसने पत्र लिखकर अपने माता पिता को परीक्षा परिणाम के बारे में बताया। माता पिता ने पत्र पढ़कर जानकारी प्राप्त की। तो यह भाषा का लिखित रूप है, जब हम कुछ लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इससे एक व्यक्ति लिखकर विचार या भाव प्रकट करता है, दूसरा पढ़कर समझता है। समाचार पत्र, पत्रिका, तार, पुस्तक आदि इसके उदाहरण हैं। भाषा के लिखित रूप द्वारा जानकारी को संजोकर रखा जा सकता है। भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचारों या मन के भावों को लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है, वह लिखित भाषा कहलाती है। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन, संस्कृत, फ्रांसीसी आदि। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे पंजाबी, हिंदी, बांग्ला, गुजराती, तमिल, उर्दू आदि। अब हम देखते हैं मातृभाषा किसे कहते हैं। बालक जिस परिवार में जन्म लेता है, जहाँ पर हमारा जन्म होता है, हम पैदा होते हैं, उस परिवार के सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली भाषा वह सबसे पहले सीखता है। चाहे वो कोई भी परिवार हो या वहाँ कोई भी मुश्किल से मुश्किल भाषा बोली जाती हो, वो भाषा बच्चे के लिए उसकी मातृभाषा हो जाती है। तो यही मातृभाषा कहलाती है। जैसे राहुल का जन्म बंगाली परिवार में हुआ है, इसलिए वह बंगाली बोलता है। दीप का जन्म पंजाबी परिवार में हुआ है, वह पंजाबी बोलता है। तो वह भाषा जिसे बालक अपने परिवार में सीखता है,
उसे मातृभाषा कहते हैं। अब देखेंगे राष्ट्रभाषा। जब कोई भाषा विकसित होते होते इस अवस्था को प्राप्त हो जाती है कि समस्त राष्ट्र दैनिक जीवन में उसका प्रयोग करने लगता है, यानी कि अधिक से अधिक लोग उस भाषा का प्रयोग करते हैं, तो उस भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। राष्ट्रभाषा राष्ट्र के राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और क्रांतिकारी आंदोलनों का माध्यम बन जाती है। लोग अपनी अपनी मातृभाषा बोलते हुए भी अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तथा राष्ट्र के अधिकतम लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए और उनके विचार जानने के लिए राष्ट्रभाषा का प्रयोग करते हैं। आगे हम आते हैं राजभाषा पर। किसी देश की सरकार अपना दैनिक कामकाज और सामान्य प्रशासन चलाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करती है उसे उस देश की राजभाषा कहा जाता है। भारत की राजभाषा हिंदी है। यहाँ पर अधिकांश लोग हिंदी भाषा में बात करते हैं। अब देखेंगे भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ये भाषाएं हैं हिंदी, असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, संस्कृत, उड़िया, तमिल, तेलुगु, सिंधी, राजस्थानी और संथाली। अब हम आते हैं लिपि पर। मौखिक ध्वनियों को लिखने के लिए निश्चित की गई विधि की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। मौखिक भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए निश्चित किए गए ढंग को लिपि कहते हैं। नीचे कुछ प्रमुख भाषाएं व उनकी लिपियां दी गई हैं। तो भाषा, लिपि, भाषा, लिपि। यहाँ भाषा है, यहाँ लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, उर्दू भाषा की लिपि है अरबी और फारसी, पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी और जर्मन भाषा की लिपि है रोमन, संस्कृत भाषा की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। अब हम आते हैं व्याकरण पे। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण शब्द वी प्लस आ प्लस करण से मिलकर बना है। वी विशेष रूप से, प्लस आ पूर्ण रूप से और प्लस करण व्यवस्थित करना। इस प्रकार व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जो किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना, लिखना व समझना सिखाता है। व्याकरण से ही भाषा में शुद्धता आती है। व्याकरण भाषा के स्वरूप को संवारता है। एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें कि सभी भाषाओं का व्याकरण अलग अलग होता है। अब हम देखेंगे व्याकरण के अंग। व्याकरण के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण, उत्पत्ति आदि पर विचार किया जाता है। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के रूप, भेद, प्रकार, लिंग, वचन, काल, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति तथा बनावट पर विचार किया जाता है। और फिर आते हैं हम वाक्य विचार पर। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य रचना, वाक्य विश्लेषण, भेद आदि का वर्णन किया जाता है। तो बच्चों चलिए आओ दोहराएं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक व लिखित। भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति अपने विचार बोलकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जब व्यक्ति अपने विचार या भाव लिखकर प्रकट करता है तब उसे लिखित भाषा कहते हैं। वह भाषा जिसे बालक अपने परिवार से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। मौखिक ध्वनियों को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। और व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा के नियमों और व्यवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। आओ अभ्यास करें। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। भाषा के रूप होते हैं 2। लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं समाचार पत्र और पत्रिका, यानी के दोनों। और वह भाषा जिसे बालक अपने परिवार में सीखता है उसे कहते हैं मातृभाषा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बोलकर विचार प्रकट करना मौखिक भाषा कहलाता है। तार लिखित भाषा का उदाहरण है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है।
भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है, सही। भारत की राजभाषा हिंदी है, सही। नेपाली एक बोली है, सही। और व्याकरण के 3 अंग हैं, ये भी सही। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर आप पाठ के आधार पर स्वयं देंगे। क्रियात्मक कार्य है बच्चों आपके लिए कि निम्नलिखित स्थितियों में भाषा के कौन से रूप का प्रयोग किया जा रहा है, लिखिए। तो आप यहाँ ये स्थितियां पढ़ेंगे और भाषा के रूप को लिखेंगे। निम्नलिखित भाषाओं की लिपियां लिखिए। तो पाठ के आधार पर यहाँ आप लिपि लिखेंगे। इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।